नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया। तो हमारी जो इंडिया ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर सीरीज है उसमें हमारा पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 हम हमारा देश भारत आवर नेशन इंडिया इस तरीके का जो चैप्टर है उसे हम देखेंगे। उसके बाद स्थिति विस्तार, फिर भौगोलिक विभाजन, आबा तंत्र और इस तरीके से मैंने 15-16 टॉपिक जो है वो डिसाइड किए हुए हैं। और जो एनसीईआरटी में जिस भी क्लास में वो चैप्टर हैं उनको अरेंज उसी तरीके से किया है। तो मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू में हमारा देश भारत, आपको पता ही है कि ये जो प्यारा देश है ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पूरे विश्व में सबसे अच्छी कंडीशंस जो बना के दी गई हैं वो हमारे लिए दी गई हैं भगवान के द्वारा। ये सिर्फ घमंड की बात नहीं है, इसे मैं एज ए घमंड नहीं बोल रहा हूँ, इसे एज ए प्राउड बोल रहा हूँ। गर्व होने की बात है, चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तब मैं आपसे बोलता हूँ कि सन 1700 AD तक, 1700 ईस्वी तक जो है हम विश्व में पहले नंबर पे आते थे जीडी के मामले में। अगर हम बात करें कि उपजाऊ मैदान की, तो विश्व के सबसे बड़े उपजाऊ मैदान हमारे पास में है, भारत के पास में है। बहुत सारी नदियाँ हमारे देश से होकर निकलती हैं, बहुत सारे खनिज हमारे देश के पास में हैं। तो एक तो भगवान ने ही इसे उस तरीके से बनाया हुआ है कि ये अपने आप में एक यूनिक बन जाता है। इस पूरे क्षेत्र को हम उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, यानी महाद्वीप की सारी विशेषताएं हमारे भारत देश के अंतर्गत दी गई हैं। तो ये हमारा प्यारा देश भारत। तो इसके रिगार्डिंग एनसीईआरटी का जो बेस रहता है वो बच्चों की तरह समझाने का रहता है। तो मैं भी कोशिश ये करूँगा कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँ। तो भारत एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में इसके हिमालय है, और अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो नीचे की साइड में आपको हिंद महासागर दिखता है। और हिंद महासागर के अलावा दो साइड में अगर देखें तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। और ऊपर यहाँ पे हिमालय, पूरा हिमालय रेखा है, इस तरीके से हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के भी अलग अलग 3 भाग हैं, और ट्रांस हिमालय भी उससे ऊपर जाने पे होता है। ठीक है, तो अरब सागर आपको पता ही है। भारत के जो पश्चिमी दिशा है उसमें अरब सागर है, और पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी है। ये चीज़ें आपको पता ही है। ओके, अब एक सवाल आएगा यहाँ पे कि खाड़ी क्या होती है, और वहीं पे एक रिलेटेड सवाल आएगा कि प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बोलूँगा। उपमहाद्वीप और उसके अलावा अपना पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार, तो 2 शब्द हैं। खाड़ी, आसानी से इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट में डाल सकते हो, और प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप एक स्थल खंड होता है। कैसा स्थल? प्रायद्वीप क्या होता है? एक स्थल खंड। ये स्थल भाग है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से, एक साइड इधर से। तो ये होता है स्थल भाग प्रायद्वीप। ठीक है, और खाड़ी क्या होती है? खाड़ी ऐसा जल वाला भाग है जिसके 3 तरफ जो है वो स्थल हो। ठीक है, तो वो जल वाले भाग को बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, तो इधर अगर आप देखें तो ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, इसे अरब की भी खाड़ी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एरिया काफ़ी बड़ा है इसलिए अरब सागर भी बोल देते हैं उसे। ओके, तो हमने बताया कि हिमालय से उत्तर से शुरू करते हैं, पश्चिम में अगर देखें तो अरब सागर है, और पूर्व में अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी है। और हमारे जो भारत है उसका क्षेत्रफल 32,83,000 वर्ग किलोमीटर है। बाकी 32,83,239 वर्ग किलोमीटर आप याद रखना चाहें तो वो याद करने का है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पे जो लंबाई है, ऊपर से नीचे जाने पे लंबाई है 3200 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, 3200 के आसपास में, और पूरब से पश्चिम जाने पे है 2900 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है, तो ये याद रखने का है। 3200 किलोमीटर ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे यानी कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक मुख्य स्थल भाग की बात कर रहे हैं। और पूरब से पश्चिम अगर बात करें तो गुजरात से लेके और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात में भी कच्छ वाला भाग, तो वो 2900 किलोमीटर है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मरुस्थल है, उत्तर का मैदान है, पठारी सतह हैं, तटीय भाग हैं और द्वीप समूह हैं। और ये हमारे भारत की भौगोलिक विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ पे जो जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, भाषा और संस्कृति है वो विविधता को दर्शाती है। भारत की जलवायु पूरे भारत में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं पे डिफरेंट तरीके से होती है। ओवरऑल हम मानसूनी जलवायु बोल देते हैं, लेकिन कुछ हिस्सों में अलग हो जाती है।
ठीक है। भारत की वनस्पति बहुत विविधता को दर्शाती है, तो भारत के अंतर्गत विविधता भी है और उस विविधता के अंतर्गत हमारे जो है वो एकता की भावना भी है। तो यही कारण है कि इस विभिन्नता में भी हम एकता को ढूंढ पाते हैं और यही हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको दिखाता है। बात करें भारत की जनसंख्या की, तो भारत की जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ थी और अभी आसपास में 135 करोड़ हो चुकी है। ओके, अब देखो एनसीईआरटी ने यहाँ साइड में कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं और कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो हर सवाल को और हर डेफिनेशन को लेके चलेंगे। यहाँ बोला हुआ प्रायद्वीप, तो मैंने अभी समझा दिया, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इस भारत को अगर हम देखें तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ आपको दिख रहा होगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ओके, अब स्थिति एवं विस्तार की बात करते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध का मतलब आप जानते ही होंगे, हमारी पृथ्वी जो है वो अपने आप में एक गोला है, पृथ्वी गोल गोला है इस तरीके से। ठीक है, और इस पृथ्वी को हम 2 भागों में बांट लेते हैं बीचों बीच में से। तो ऊपर का जो गोला होता है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और नीचे का जो गोला होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसे हम बीच में से अगर देखते हैं, बीच में से विभाजित करते हैं, जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, उसके हिसाब से अगर देखें तो इधर वाला भाग होता है पूर्वी देशांतर और इधर वाला भाग होता है पश्चिमी देशांतर। हमारा भारत इस जगह पे आता है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित हैं। ठीक है, कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो रेखा है वो भारत के लगभग बीच में से होकर गुजरती है। तो ये ऑलमोस्ट कर्क रेखा जो होती है वो भारत को 2 भागों में बांट देती है। इस तरीके से कर्क रेखा जाती है। ठीक है, इस तरीके से कर्क रेखा जाती है, 23 डिग्री 30 मिनट वाली रेखा जो होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट 2 भागों में विभाजित कर देती है। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद में एमपी, फिर छत्तीसगढ़, उसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम से होके वो जाती है कर्क रेखा। ठीक है, तो वो मध्य भाग में गुजरती है। बाकी अक्षांशीय स्थिति देखें तो भारत में जो भूमि का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट, ये है अपना जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है, उत्तरी से लेके और 8 डिग्री 4 से लेके और 37 डिग्री 6 तक। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 का, मतलब ये हमारा भारत जैसे। तो ये नीचे वाला जो भाग है 8 डिग्री 4 मिनट और इससे ऊपर वाला जो उत्तरतम बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर जाते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ऐसे ऐसे यहाँ समझ लीजिए, ये वाला हिस्सा यहाँ वाला ये 8 डिग्री 4 मिनट और ये 37 डिग्री 6। ओके, और यहाँ 68 से लेके और यहाँ 97 इस वाले पॉइंट तक 97 25। अब ये तो मैं रटना ही होगा कैसे भी करके। ठीक है, अगला वाला लेक्चर तो सिर्फ इसी टॉपिक पे स्थिति विस्तार वाला, तो आपको याद हो ही जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा रटना होगा। अगर आप देखें तो पूर्वी देशांतर जो मैंने बताया 68 से लेके 97 25 वाला, मैंने अपना बर्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में देशांतर क्या है, गोलार्ध वगैरह ये सब अच्छे तरीके से पूरा एक लेक्चर बताया हुआ है मैंने। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे पूरा एक लेक्चर है, तो मैंने वहाँ आपको ये भी बताया हुआ है कि 1 डिग्री जाने पे 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 1 डिग्री जाने पे कितना अंतर आ जाता है? 4 मिनट का। और 15 डिग्री जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का अंतर आता है। और अगर हम देखें 68 से 97 तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है वो 29 डिग्री के आसपास में चेंज हो रहा है, पूरब से लेके पश्चिम तक। ठीक है, पूरब यानी अपना अरुणाचल और पश्चिम यानी अपना कच्छ वाला क्षेत्र। तो 29 डिग्री का अंतर आ रहा है हमारे इस भौगोलिक विस्तार में। तो नॉर्मली ये सीधी सी बात है कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य का उदय होगा उसके 2 घंटे बाद में, क्योंकि 29 डिग्री यानी 30 डिग्री मान लें तो 15 और डिवाइड करें, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे हो जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी हो जाएगा और हमारे कच्छ वाले क्षेत्र में सूर्योदय 2 घंटे बाद में होगा, क्योंकि 30 डिग्री का ऑलमोस्ट 29 डिग्री का ऑलमोस्ट अंतर आ रहा है। और हमने जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो मानी गई है वो हमने 82.5 डिग्री वाली
ली हुई है, ठीक है, 82 डिग्री, ठीक है। ये 82.5 डिग्री वाली जो है हमने स्टैंडर्ड टाइम ली हुई है, और 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये जो है वो पूर्वी देशांतर स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, ये आपके दिमाग में अगर मैं पूछूं सवाल तो किसका उत्तर क्या होगा। देखो, हम यहाँ देखें तो और यहाँ देखें, दोनों में 2 घंटे का अंतर आ रहा है, तो हम एक बीच का ऐसा समय लेने की कोशिश की ताकि हम सब जगह को मैनेज कर सकें। वैसे अंग्रेजों के टाइम पे आसाम में असम चाय बागान टाइम भी होता था जो 1 घंटे आगे होता था, लेकिन आज़ादी के बाद में हमने उसे हटा दिया है। तो ये वाला जो अपना मिर्ज़ापुर से होके इलाहाबाद के नैनी से होके जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अब मैं स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ये समझाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि पूरे एक एक लेक्चर कराए हुए हैं मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो आप देखना आपकी जिम्मेदारी होगी। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या आप जानते हैं बड़े देश हैं कुछ जैसे कि अमेरिका और कनाडा, जिनमें जो टाइम जोन है वो 7 और 6 हैं, रूस में तो 9 के आसपास हैं अलग अलग। अगर वो उसका जो चौड़ाई है देश की वो ज़्यादा है तो निश्चित सी बात है कि समय अंतराल बहुत ज़्यादा आ जाएगा पूर्व और पश्चिम में, इसलिए उन्होंने अलग अलग टाइम जोन बांटे हुए हैं। तो अमेरिका में 7 टाइम जोन है और कनाडा में 6 हैं, और रूस में भी जो है 9 के आसपास में। ओके, तो ये वाला तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जरूर देख लेना। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, ठीक है। वैसे आपको पता ही है भारत के करीब करीब 7 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हमारा सबसे प्यारा पड़ोसी आतंकवादी देश पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, उसके बाद में ऊपर आते हैं तो चीन का तिब्बत वाला हिस्सा, पहले तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और उसके बाद में चीन ने उस पर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत अभी ऑटोनोमस रीजन टार के नाम से जाना जाता है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में नेपाल, उसके बाद में भूटान, फिर म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल पास पास के 7 देश हैं हमारे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं। बाकी अगर इधर जाएं तो यहाँ मालदीव भी हमारा पड़ोसी देश ही है, ठीक है। और उसके अलावा इधर की साइड में तो इंडोनेशिया वगैरह वो तो दूर पड़ रहे हैं, मालदीव भी अपने पड़ोसी ये मालदीव बहुत सारे द्वीप समूह हैं और जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, नाम मात्र जनसंख्या है, जो टूरिज्म पे ही डिपेंडेंट करते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये 7 हम जो हैं वो बोलने के लिए बोलते हैं कि 7 जो हैं वो हमारे पड़ोसी देश हैं। उसके अलावा भारत का राजनीतिक नक्शा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में कुल मिला के 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को जब से यूनियन टेरिटरी बनाए तब से 28 राज्य हो चुके हैं और कुल मिला के 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब इन राज्यों के नाम वगैरह आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली पता ही होगा। सबसे आपको मैप का भी पूरा डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये मैप बनाना आना चाहिए। मैं राज्यों के नाम बोल देता हूँ और उनकी राजधानियों के नाम भी बोल देता हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, ठीक है। अब पहले श्रीनगर थी एक्चुअली में, अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर वाला इधर वाला इलाका तो एक यूनियन टेरिटरी अलग बन गया और इधर वाला लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बन गया, ठीक है। 2 भाग हो गए हैं, ये राज्य नहीं रहा। हिमाचल की राजधानी शिमला है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है। देहरादून की राजधानी उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दिल्ली अपने आप में यूनियन टेरिटरी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद के पास में है ये, ठीक है। गांधीनगर है, एक नई बसाई गई सिटी है। उसके बाद में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। इस तरीके से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ओके। उसके अलावा यहाँ पे दादर, नागर हवेली और दमन दीप ये यूनियन टेरिटरी हैं, जो दोनों अभी मिक्स हो चुके हैं। पहले अलग अलग थे, अभी मिक्स हो गए हैं। दादर नागर हवेली तो पहले एक था, दमन दीप एक था, अब दोनों को मिला के, चारों को मिला के ऑलमोस्ट एक साइड में कर दिया, एक यूनियन टेरिटरी बन गया। उसके अलावा गोवा राज्य है, तो गोवा के राज्य की राजधानी पणजी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु इस जगह पे है, ऑलमोस्ट तमिलनाडु से टच कर रहा है। केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी माहे है। उसके अलावा इसमें पुडुचेरी में करिकल, पुडुचेरी और ये माहे वाले इलाके जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ओके। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी जो है वो एक्चुअली में अभी जो है वो इस जगह पे हैदराबाद ही है, ठीक है। आगे अमरावती करने का प्लान है। तो यनम,
ठीक है। यनम और पुडुचेरी और करिकल और माहे, ये 4 जो एरिया हैं वो पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत है। 1, 2, 3 और 4 देख लिए, अलग अलग दूर दूर हैं लेकिन एक ही यूनियन टेरिटरी के से आते हैं। यनम एंड पुडुचेरी एंड करिकल और माहे, ये चारों जो है वो फ्रांसीसी जो है वो जो कॉलोनी थी, इसलिए एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ है इन्हें। ओके। उसके अलावा तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार की राजधानी पटना है, एमपी की राजधानी भोपाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है। उसके अलावा ये जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं पूर्वोत्तर राज्य, पहले तो एक ही राज्य होता था असम वाला ही पूरे, ठीक है, फिर धीरे धीरे जो है वो अलग अलग करते, अभी 7 जो है वो उनको राज्यों में डिवाइड किया हुआ है। तो देख लीजिए, असम की राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी सबसे बड़ा शहर है लेकिन राजधानी दिसपुर है। ठीक है। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय इस जगह पे, ये मेघालय बांग्लादेश और असम के बीच में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ठीक है। उसके बाद में हमने सिक्किम को 1975 में एक नए राज्य के रूप में शामिल कर लिया। सिक्किम पहले एक अलग देश था, फिर भारत में विलय कर लिया गया 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो ये एक 8वां जो राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल करके बोला जाता है। ओके। तो ये आपने देख लिया। अब राजनीतिक प्रशासनिक राजनीतिक विभाजन देख लिया, अब भौगोलिक विभाजन देख लीजिए आप। ठीक है। भौगोलिक विभाजन में ऊपर ये आप हिस्सा देख रहे होंगे, ये हिमालय है। ठीक है। एंड उसके बाद में ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये उत्तर के मैदान है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वाला पूरा हिस्सा, ये अपना दक्कन का पठार है। ठीक है, या प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। फिर इस साइड में अगर आप देखें तो तटीय क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे, तो ये इस तरीके से तटीय मैदान। तो इनमें एक साइड जो पूरब की है तो पूरब के मैदान, दूसरे हैं पश्चिम के मैदान। ओके। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। ओके। ये हमारे भारत का भौगोलिक विभाजन है। और हिमालय को भी हमने अलग अलग 3 भागों में बांटा हुआ है, लेकिन आप एक बार देखिए थोड़ा सा कि किस तरीके से। देखो यहाँ पे हिमालय है, ये ऊपर वाले हिस्से में पूरा। ठीक है। हिमालय से ऊपर जाते हैं तो हिमालय के पार आता है ट्रांस हिमालय। हिमालय के पार कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय। अब हिमालय के भी 3 भाग करते हैं हम। एक तो सबसे उत्तर वाला, ये जो सबसे ऊंचाई पे है। ओके। उसके बाद में दूसरा मध्य हिमालय। ठीक है। और तीसरा सबसे नीचे वाला, ठीक है, ये वाला शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो 3 है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा मरुस्थल वाला क्षेत्र आता है, भारतीय मरुस्थल अपने राजस्थान वाले क्षेत्र में। अरावली रेखा यहाँ से गुजरती है, तो इधर बारिश नहीं हो पाती अरावली रेखा समांतर होने के कारण। ओके। उसके अलावा नदियों की बात करें तो गंगा और यमुना 2 इम्पोर्टेंट नदी हैं जो उत्तर के मैदान को बनाती हैं। ठीक है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी इसमें शामिल हो जाती है। उसके अलावा सिंधु नदी भी इस तरीके से ऊपर होके जाती है। और सिंधु की जो सहायक 5 नदी हैं और जिस क्षेत्र में होके बहती हैं उसे पंजाब बोला जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, झेचिरा, ब्यास, इस तरीके से याद रखनी होंगी। चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है। यहाँ पे विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी है, मध्य भारत में एक तरीके से, या मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में बोल लीजिए उसे। ठीक है। इनके बीच में होके 2 नदियां बहती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में जाके मिलती हैं खंबात की खाड़ी वाले इलाके में। ठीक है। ये वाली खंबात की खाड़ी है छोटी सी, इस जगह पे खंबात की खाड़ी के पास में अरब सागर में जाके मिलती हैं। ये 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। नीचे अपना जो प्रायद्वीपीय पठार है, उनके जब वो खत्म होने वाले होते हैं तो यहाँ पे आता है पश्चिमी घाट। ठीक है, इस तरीके से। और ये आते हैं पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट जो है वो टूटे हुए हैं, बीच में से आपको दिख रहा होगा, बहुत गैप दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। बीच में आपको गैप दिख रहा होगा इस जगह पे। तो पूर्वी घाट जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट कंटिन्यूस है। और इनके कारण बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है।
इस तरीके से नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों के कारण इस घाट के किनारे जो है वो मैदान बन जाते हैं, और इन मैदानों को इनकी दिशा के आधार पे, अगर इधर पूर्वी साइड में तो पूर्वी तटीय मैदान, और इधर पश्चिम साइड में तो पश्चिमी घाट मैदान, इस तरीके से इन्हें बोला जाता है। तो प्रमुख नदियों के नाम और देखिए एक बार यहाँ से शुरुआत में। नदियाँ हम कम से कम 5 या 10 बार रिवाइज करेंगे इस पूरी लेक्चर सीरीज में, कम से कम 10 बार आ ही जाएंगे। जहाँ पे मैं पाएगा वहाँ मैं रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा। ओके, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी तो गई अरब सागर में, ठीक है। महानदी इस तरीके से जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी, उसके अलावा कृष्णा और यहाँ पे कावेरी, ये 3-4 जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, साउथ की नदियाँ हैं। और यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अलावा अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र है। ये किस क्षेत्र में आ रहा है? ये प्रायद्वीपीय पठार में और पश्चिमी जो घाट है उनमें आ रहा है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र। ओके, तो और ओवरऑल इसे बोला जाता है दक्कन का पठार। ओके, चलो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई। 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदी। जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है कि ये नदियाँ जो चलती हैं ना, तो ये ऊंचाई से नीचे की तरफ चलेंगी, ठीक है, पहाड़ से नीचे की तरफ चलेंगी, तो ये अपने साथ में जो पत्थर होते हैं उनको घिसते हुए बहुत महीन कंकड़ बना के या महीन मिट्टी बना देती है और उनको साथ में बहा के लाती हैं वो अपने साथ में। तो वो उसे जल के द्वारा ओढ़ कर लाया गया निक्षेप, ठीक है। तो वो फिर उसके कारण क्या होता है, मैदान बनते हैं। पहले यहाँ मैदान नहीं था, लेकिन गंगा यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण बहुत सारी मिट्टी, जो कि पहाड़ों को कटकर बनती है मिट्टी, पहाड़ कटते हैं तो मिट्टी बनती है, तो वो बहा कर लाई गई, तो यहाँ पे जो है वो मैदान बन गए, ठीक है। तो ये है जलोढ़ निक्षेप। और सहायक नदी, एक नदी इस तरीके से जैसे गंगा नदी जा रही है तो उसकी सहायक नदी दूसरी अपना पानी इसमें जाके छोड़ देगी, तो उसे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी नदी कहते हैं। और गंगा में, यमुना में अगर चंबल नदी अपना पानी छोड़ देती है तो वो चंबल यमुना की सहायक हो गई। और ये पूरा जो तंत्र बनता है उसे नदी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम गंगा नदी तंत्र कहेंगे, क्योंकि जो मेन नदी है उसके नाम से ही तंत्र का नाम रखा जाता है। अब जो चीज़ें समझाएंगे वो यहाँ पे पढ़ के बोल रहा हूँ मैं। जो भारत में बहुत भौतिक आकृतियाँ हैं वो अलग अलग हैं, पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह हैं, ठीक है। हिमालय जो है वो उत्तर में हमारा संतरी है और बर्फ से ढका रहता है। बोले संतरी कैसे? उत्तर की साइड से साइबेरिया, रूस से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, इसलिए वो संतरी है। उसके अलावा हम पे कभी भी हिमालय की साइड से किसी भी विदेशी आक्रांता ने डायरेक्ट हमला नहीं किया, क्योंकि वो हिमालय बहुत ऊंचा है। जितने भी आक्रमण होंगे वो, ये तो हिमालय वो इस साइड से होंगे, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला की साइड से, जहाँ पे बहुत सारे दर्रे बने हुए थे, तो उन दर्रों में होकर के आएंगे। तो ऊपर से कभी भी चीन की डायरेक्टली हम पे आक्रमण हुआ ही नहीं कभी भी, ठीक है, पुराने समय की अगर बात करें तो। ओके, तो हिमालय का मतलब हुआ हिम प्लस आलय, बर्फ का घर जैसे बोल सकते हैं, तो बर्फ से ढका हुआ होता है। ओके, हिमालय पर्वत को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो बृहत हिमालय होता है जिसे हम दूसरे नाम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है मध्य हिमालय जिसे हिमाचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो होता है वो शिवालिक होता है। अब देखिए कहाँ पे कैसे, ये वाला इमेज मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे ना इस तरीके से, ठीक है, ये होता है अपना सबसे ऊपर वाला बृहत हिमालय, ठीक है, बृहत। इससे ऊपर जाने पे ये वाली जो रेंज देख रहे हैं ये ट्रांस हिमालय की रेंज है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, और ये भौगोलिक विभाजन वाले में अलग से हम देखेंगे। तो एक हुआ बृहद हिमालय, ठीक है, जिसे हम किस नाम से बोल रहे हैं, जिसे हम हिमाद्री के नाम से, हिम से ढका हुआ होता है, सबसे ऊंचा होता है उत्तर वाला, ठीक है। 3 है, तो पहला हुआ बृहद हिमालय सबसे बड़ा, जिसे हम हिमाद्री नाम दे रहे हैं, दूसरा बीच वाला जो थोड़ा कम ऊंचा है, और तीसरा बिल्कुल जिसकी ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं, तीसरे वाले को शिवालिक बोलते हैं, दूसरे वाले को मध्य हिमालय, या हम उसे हिमाचल बोल देते हैं, हिमाचल, ठीक है, या मध्य हिमालय या हिमाचल बोल देते हैं। तो ये हिमालय होता है। उसके बाद में इनसे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और ये नदियाँ जो हैं वो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। ये मैदान ऑलमोस्ट समतल और सपाट हो चुका है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल वाले जो राज्य हैं वो इस उत्तर के मैदान में आते हैं।
और यहाँ पे बहुत उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि जलोढ़ निक्षेप लाया जाता है नदियों के द्वारा, तो यही कारण है कि यह जनसंख्या भी बहुत अधिक निवास करती है। उसके अलावा हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में भारतीय मरुस्थल है, ठीक है, तो यहाँ वनस्पति कम पाई जाती है, यहाँ बारिश नहीं होती है, तो वो स्थान जो है वो शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। उसके अलावा नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, मैंने अभी थोड़ी देर पीछे पहले बताया। तो ये प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकार का है, ये वाला हिस्सा इस तरीके से त्रिभुजाकार आकार का है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो त्रिभुजाकार आकार का हमारा प्रायद्वीपीय वाला पठार है। ओके, तो ये नेक्स्ट विभाजन हुआ अपना प्रायद्वीपीय पठार वाला। तो ये जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है, पठार है तो ऊंचा नीचा ही होगा। तो बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं इसके अंतर्गत और बहुत सारी घाटियां भी हैं इसमें। और इसकी अगर हम ओवरव्यू में शुरुआत माने तो हमारे राजस्थान की अरावली से फिर नीचे की साइड में जाते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी जो मध्य प्रदेश में आती हैं उनसे शुरू मान लेते हैं। और फिर इनके बीच में होकर दो नदियां भी बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, इस पठार के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला हिस्सा जो है ये घाट जो है यहाँ पे, ठीक है, ये पश्चिमी घाट है और इधर टूटे हुए इस तरीके से जाते हैं, ये पूर्वी घाट है। तो इस पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी बोलते हैं। ओके, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और पूरब में पूर्वी घाट है जो कि जो है बीच बीच में से टूटा हुआ। तो पश्चिमी घाट का विस्तार एक रूप समान है और पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। और यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, कोयला और लौह अयस्क इसमें प्रचुर मात्रा में। तो जहाँ पे पठार होंगे वहाँ पे निश्चित सी बात है कि बहुत ज़्यादा अधिक खनिज पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 2-3 शब्द दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप समझा दिया, सहायक नदी समझा दिया। अब इसने बोला है क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आके और यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। जब नदी अपना पानी छोड़ने वाली होती है तब उसकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है। अब जब धीमी हो जाती है तो वो अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ जाती है, बहुत सारी वितरिकाओं में, और उस जगह पे जो है वो जमीन दलदली हो जाती है। ठीक है, और वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है और ये सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और हमारे जो यहाँ पे बना हुआ सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का आकृति त्रिभुजाकार होती है। देखिए इस तरीके से बनती है, इस तरीके से। ठीक है, डेल्टा का आकृति होती है और डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पे बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो डेल्टा जब भी होता है जहाँ नदी खत्म होने वाली होती है, जहाँ पे समुद्र में मिलने वाली होती है, यानी नदी का मुहाना, ठीक है, वहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है आओ कुछ करके सीखें। ठीक है, अब ये आप खुद से करके देख लेना, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पे रखो, जैसे यमुना, मंदाकिनी, कावेरी। क्या आप अपने पास की किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी के नाम पे होगा? तो निश्चित से आपने कोई ना कोई नाम तो सुना ही होगा, गंगा, यमुना, जमुना, कावेरी। ठीक है, कृष्णा तो आपने सुना ही होगा, कावेरी भी सुना ही होगा, यमुना नाम भी आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर नदियों के नाम लड़कियों के नाम जैसे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सपेरिमेंट दिया है बच्चों को करने के लिए। यहाँ पे एक इन्होंने दिया हुआ है कि हमारा जो बचा हुआ भाग, मैंने बताया द्वीपीय भाग अभी बचा है, तो एक तो है अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अपना लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल भित्तियों से निर्मित होता है। प्रवाल भित्ति जो होते हैं वो छोटे छोटे जंतुओं के कंकाल होते हैं। अब उन जंतुओं को पॉलिप के नाम से जाना जाता था। वो मर जाते हैं तो वो जम जाते हैं एक जगह पे, फिर उनके बाद में उनके ही जैसे वो जमते जाते हैं तो पूरा एक भाग निकल के आ जाता है भाग, और उस भाग को जो है वो हम प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप कह देते हैं। और हमारे भारत में लक्षद्वीप जो है वो प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप कौन सा है? अपना लक्षद्वीप समूह है। ओके, उसके अलावा नदियों के नाम यहाँ दिए हुए हैं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और इधर की साइड में अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो नदियाँ हैं अपना नर्मदा, ताप्ती नदियाँ। उसके अलावा साबरमती नदी भी है और बहुत सारी पश्चिमी घाट से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि वो पश्चिमी घाट के पास में एरिया ही काफ़ी कम रह जाता है। ठीक है, और वो नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पे
2 विद्यार्थियों के फोटो लगाए हुए हैं एनसीईआरटी ने। बहुत रिसर्च के बाद में बनता है एनसीईआरटी, बहुत आसान नहीं है एनसीईआरटी को बनाना। इसमें कम से कम 20-25 तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते हैं और फिर बहुत रिसर्च करते हैं, बच्चे के दिमाग के हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक लड़की ने जो है वो सुनामी के ऊपर एक कविता लिखी है। सुनामी 2004 में 25 दिसंबर को बहुत बड़ी सुनामी आई थी। समुद्र में भूकंप आता है तो उस भूकंप के कारण पानी जो है वो हलचल में आ जाता है और पानी जो है वो किनारों की तरफ भागने लगता है, और जब जो भी किनारे के आसपास में होता है 1-2-5 किलोमीटर तक वो सब तहस नहस हो जाता है, क्योंकि सुनामी बहुत ऊंची ऊंची होती है, 10-10 मीटर तक। इस लड़के ने यहाँ पे ये सुनामी का इमेज बनाया हुआ है, ये घर बने हुए हैं, इधर से सुनामी आ रही है, पानी ऊपर उठा हुआ है, तो बहुत क्रिएटिविटी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देख लीजिए, भारतीय द्वीप समूह 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में, केरल के पास में, दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। और सुनामी के बारे में मैंने आपको बता दिया, और आप थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहें, देखना चाहें तो सुनामी के बारे में 2004 वाले के लिए कुछ वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ओके। अब सवाल करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 6 भी बोल दीजिए, 5 भी बोल दीजिए, जैसा आप चाहें तो बोल सकते हो। नॉर्मली 5 जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है। 5 कैसे कैसे हुआ? एक तो हुआ हिमालय वाला हिस्सा, ठीक है, उत्तर के जो पर्वत है हिमालय। दूसरा हुआ उत्तर का मैदान। तीसरा हुआ प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चौथा हुआ प्रायद्वीप के पास के जो तटीय मैदान है वो, ठीक है। 5वां हुआ अपना जो रेगिस्तान वाला इलाका है वो, और 6वां हुआ अपना द्वीप समूह, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसे 6 बोल दें तो चलेगा हमारा। अब कुछ लोग जो है वो हिमालय अपना रेगिस्तान वाले को जो है वो शामिल नहीं करते, तो 5 ही बोल देते हैं नॉर्मली। बोले हिमालय, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीप, तटीय मैदान, उसके बाद में द्वीपीय स्थान, फिर वो रेगिस्तान वाले क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तब वो 5 बोल देते हैं, ठीक है। 6 या 5 जो भी आप रखना चाहें वो है, ठीक है। इसमें ऐसा एग्जैक्ट नहीं, फिर भी पूरा बोलें तो 6 ही होना चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान को भी शामिल करके बोला जाना चाहिए। रेगिस्तान अपने आप में एक अलग भौगोलिक विभाजन हो जाता है। फिर अगला सवाल है, भारत में स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, तो उनके नाम बताइए। आसान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। ये डायरेक्टली लग रहे हैं इनसे तो, ठीक है। तो ये 7 हो गए। दोबारा बोलने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 7 से सीमा डायरेक्टली लगती है, ठीक है, टच होती है इनसे। और श्रीलंका से सीमा डायरेक्टली टच नहीं हो रही है, बट वो पड़ोसी देश है हमारा, ठीक है। तो स्थलीय सीमा 7 देशों से लग रही है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो आता है वो पाक स्ट्रेट आता है। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरने वाली, नर्मदा और ताप्ती नदियां, याद करने की चीजें। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा, अभी थोड़ी देर पहले बनाया। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में आज की कंडीशन में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। बाकी 2 राज्यों की राजधानी एक है, ऐसे कौन से 2 राज्य हैं? तो आप याद करें तो एक तो पंजाब हरियाणा है, और एक अपना अभी के लिए जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। बाकी राजधानी चेंज होगी उसकी। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? उत्तर का मैदान बिहार, बंगाल, यूपी, हरियाणा, पंजाब, इनमें अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है? आसान है, यहाँ नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप लाया जाता है, तो उसके आधार पे यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है, और उपजाऊ मिट्टी के आधार पे यहाँ पे कृषि अच्छी होती है, खेती अच्छी होती है, तो निश्चित सी बात है कि लोग अधिक रहेंगे। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? प्रवाल अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो पॉलिप होते हैं वो मर जाते हैं, वो समुद्र में जमते जाते हैं, उनके ऊपर परत दर परत बनती जाती है और एक द्वीप का रूप ले लेते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रवाल द्वीप, ठीक है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के 3 भाग बताए। एक तो मैंने बता दिया हिमाद्री, ऊपर ऊपर वाला। दूसरा मैंने बताया मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल नाम दिया। और तीसरा जो सबसे नीचे और जिसकी ऊंचाई सबसे कम है, उसे मैंने शिवालिक का नाम दिया था। तो हिमालय के दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है।
सह्याद्री, ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है। तो इस साइड में जो है वो पश्चिमी घाट है और इस साइड में जो है वो पूर्वी घाट है टूटे हुए, ठीक है। तो मैंने इस पश्चिमी घाट का नाम आपको बताया था सह्याद्री, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट नाम जाना जाता है। पाक जल संधि, भारत और नेपाल के बीच में ये जो जल संधि है इसे पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच में, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। उसके बाद में अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर में भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप समूह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें, तो याद रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है और किसी टाइम पे बहुत ऊंची थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपरदन के कारण उसकी जो ऊंचाई है वो कम होती गई। तो बहुत पुरानी है अरावली, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,83,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? महान हिमालय यानी सबसे ऊपर वाला हिमालय, ठीक है, जिसे हम बृहत हिमालय बोलेंगे, तो उसे हिमाद्री के नाम से, क्योंकि हिम वहाँ पे बर्फ हमेशा जमी रहती है, तो हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, उससे पहले मध्य प्रदेश आता था। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो ताप्ती और नर्मदा दोनों अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद में भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, तो कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है मानचित्र कार्य के लिए, तो भारत के रेखा चित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए कर्क रेखा को। तो मैंने यहाँ पे मैप लगाया हुआ है, इसमें अगर आपको कर्क रेखा चिन्हित करनी होगी तो इस तरीके से आपको वो चिन्हित करना होगा, ठीक है। ये आपकी कर्क रेखा जो से बीच में से दो भागों में बांट रही है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इन राज्यों से ये कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। मैप में एक काम ये हो गया। दूसरा उन्होंने बोला भारत का मानक एवं उत्तर, तो मानक एवं उत्तर आपको ये इस तरीके से भेजना है, ठीक है। मानक एवं उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट वाला है, प्लस में जिसे हम समय के हिसाब से बोलते हैं, प्लस में 5:30 का स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, ओके। यानी जिस समय इंग्लैंड के रात के 12 बज रहे होंगे उस समय भारत में सुबह के 5:30 बज चुके होंगे, ओके। ये हमारा लैटिट्यूड लैंगिट्यूड वाला लेक्चर आप देख लेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसको मैप में डिसाइड कीजिए। तो ये भी देखो बेसिक लेवल से शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है NCERT, ठीक है। तो आप अपने मैप को इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम राजस्थान में रहते हैं तो, अगर आप बिहार में रहते हैं तो बिहार का लोकेशन, अच्छा ठीक है, मैप का जो है ना पढ़ना उस तरीके से किया करो ताकि आप अनुमान लगा के चलो। जैसे ये दिल्ली है तो आप दिमाग में इमेज बिठाओ कि यार अगर हमें बिहार से दिल्ली जाना है तो इस साइड में जाना होगा, ठीक है। अगर हम बिहार से मुंबई जाना है तो इस साइड जाना होगा। अगर आप बिहार से चेन्नई जाना चाह रहे हैं तो इस साइड में, बिहार से गुवाहाटी जाएँ या कलकत्ता जाएँ तो दिशा कौन सी होनी चाहिए। ऐसे ही राजस्थान वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बिहार किस साइड में, पश्चिम बंगाल किस साइड में, ये थोड़ा सा दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। इशारे से पता चल जाना चाहिए। मैं अगर पूछूं बिहार किस साइड में आपके, तो आप ध्यान करके बोल दें अगर राजस्थान से तो बोले ये पूर्व साइड में जाने पे मिलेगा। थोड़ा ये आपको मैप क्लियर होना चाहिए। मैप आपको अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मैप में बताइए, तो निश्चित सी बात है यहाँ पे है अपना अंडमान और यहाँ पे है लक्षद्वीप जो कि प्रभाल भित्ति निर्मित द्वीप समूह है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये है अपना पूर्वी घाट, ठीक है, टूटे टूटे, और ये कंटिन्यूटी में जो है वो पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो ये हुए अपना मैप वाला काम। अब यहाँ पे NCERT रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि NCERT में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो UPSC लेवल के होते हैं, तो वो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है द पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 2 साइड। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप एक जमीन का भाग है, स्थलखंड है जो कि पानी से 2 तरफ 2 साइड से घिरा होता है। तो ये बात सही है या गलत है? आपको मैंने बताया कि पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप 3 तरफ से घिरा होता है, तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ, तो ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज 3200 किलोमीटर।
उन्होंने बोला है ऊपर से नीचे 3200 किलोमीटर है। यस, ये बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने बोला है ईस्ट वेस्ट, पूर्व से पश्चिम, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक 2900 किलोमीटर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे 3200, पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब मिलियन का मतलब आपको पता होना चाहिए, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, और इसका अगर 3.28 से गुणा करेंगे तो 32.8 लाख करके आएगा। ठीक है, तो 32,83,000 हो गए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 32.8 लाख के आसपास दिया है। तो बात सही है, बिल्कुल हाँ सही है। ठीक है, अब वो 32,83,000 पूरा नहीं दिया है, जितना दिया है 32.8 दिया है, तो ठीक है। किताब में भी इतना दिया तो इसलिए इसकी बात को माना है। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। ये बात भी सही है, तो दोनों ही बात सही है। हम चीन के बाद नंबर 2 पे आते हैं, तो बहुत सही है। सी इसका आंसर होना चाहिए। ओके, सी इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद 6 कंट्रीज। क्या भारत की जो जमीनी बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, वो 6 देशों से मिलती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने 7 देशों से मिलती है। ठीक है, 6 की जगह 7 है। श्रीलंका इज दी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्ट्रेट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पाक जल संधि के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। ये वाला भारत का हिस्सा, ये वाला श्रीलंका का हिस्सा। तो ये बीच में जो जल संधि है वो पाक स्ट्रेट है। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि 7 देश होने चाहिए जबकि 6 लिखे। दूसरा पाक स्ट्रेट वाली बात सही है, तो इसका आंसर बी होगा, ओनली 2, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुंदरबन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। थोड़ी देर पहले बताया था, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा त्रिभुजाकार होकर में होता है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया सुंदरबन डेल्टा है। बात सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, ए रिवर और स्ट्रीम विच इज कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू ए मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड डेल्टा। इसने बोला है, यहाँ पे इंग्लिश जो इसने बोली है कि एक नदी जो अपना पानी किसी दूसरी मुख्य नदी में छोड़ देती है उसे डेल्टा बोला जाता है क्या? नहीं, उसे बोला जाता है सहायक नदी। एक नदी अगर दूसरी नदी में पानी, जैसे ये गंगा नदी है, तो इसमें अगर ये पानी छोड़ रही है ये नदी, तो इसे सहायक नदी बोला जाएगा, इसे डेल्टा नहीं बोला। डेल्टा क्या बोला जाता है? जब नदी अपने मुहाने पे समुद्र में मिलने वाली होती है, तब वो बहुत सारी वितरिकाओं यानी डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है और वहाँ दलदली जमीन का निर्माण कर देती है, उसे डेल्टा बोला जाता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, डेल्टा की परिभाषा अलग है। तो इसमें ओनली 1 सही है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। यह इन्होंने लिखा हुआ है, देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो है वो वर्ल्ड का पहला सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर शेप। डेल्टा जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म एट द माउथ ऑफ द रिवर। नदी के मुहाने पे निर्मित क्षेत्र होता है। ए रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू ए मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू ए मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड दी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। तो जो ये इन्होंने लिखा है वो तो सहायक नदी की परिभाषा है, डेल्टा की तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं। पहला है द पेनिनसुलर प्लेटू इज ट्राइंगुलर इन द शेप। इन्होंने बोला है प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है क्या? बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है ये वाला मैप में कि ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो त्रिभुजाकार है शेप में। हाँ, बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू द अरावली हिल्स। क्या रिवर नर्मदा और ताप्ती अरावली पहाड़ियों से होकर गुजरती हैं? नहीं। इस मैप में अगर देखें तो ये जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज से निकलती हैं। अरावली तो ये रही और नर्मदा और ताप्ती तो यहाँ होके जा रही हैं, ये जा रही नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज से होके जा रही हैं ये। ठीक है, तो अरावली से होके नहीं गुजरती है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, किससे जाती है नॉर्मली? ये सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज के आसपास से। फिर तीसरा स्टेटमेंट, देयर आर द बेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ट्रेन इनटू द अरेबियन सी। दीज आर दी, इन दो का बोल रहा है, दीज आर यानी नर्मदा और ताप्ती बेस्ट फ्लोइंग है।
ईस्ट होता है पूरब, वेस्ट होता है पश्चिम, तो ये पश्चिम साइड में बह के जा रही हैं और जो अपना पानी अरब सागर में देती है, बिल्कुल सही है, पश्चिम में बह के और अरब सागर में अपना पानी डाल देती है। तो दूसरा और पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि वो जो है वो अरावली उल से नहीं जाती है। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, द ईस्टर्न घाट आल्सो कॉल्ड सह्याद्री, एक होता है वेस्टर्न और एक होता है ईस्टर्न, तो इन्होंने बोला ईस्टर्न घाट, तो ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्वी घाट को सह्याद्री बोलते हैं या पश्चिमी घाट को, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए आप। पश्चिमी घाट को मैंने आपको बताया था, ये वाले जो घाट है ना ये पश्चिमी घाट है और इधर वाले घाट जो है वो पूर्वी, पूर्व दिशा। तो पूर्वी घाट को सह्याद्री नहीं बोलते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। इन्होंने बोला ईस्टर्न घाट, ईस्ट यानी पूर्वी, तो ये तो गलत हो गया। इन्होंने बोला है ब्रोकन एंड अनइवन, ये बात तो सही है लेकिन सह्याद्री नहीं बोलते हैं इसे, पूर्वी घाट को सह्याद्री नहीं बोलते हैं। द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, पठार जो होते हैं वो कोयले और लोहे इसके जैसे खनिजों के लिए बहुत मिनरल रिच हैं, तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन पहला गलत है। तो ओनली 2 इसका आंसर होगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये पहला टॉपिक कवर किया है, जिसमें हमने हमारा भारत देश क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 कवर किया है। आई बेस की ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ओवरव्यू है, सारी चीज़ें समझा दी हैं, पीडीएफ आप एनसीईआरटी से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा भारत की स्थिति में विस्तार वाला रहेगा। बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट चैप्टर हम इसी तरीके से एनसीईआरटी की क्वेश्चन करते हुए रिवाइज करते हुए करेंगे। थैंक यू ऑल।